हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है फिनलैंड्स जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो फिनलैंड है उसने नाटो को ज्वाइन किया है। ठीक है, नाटो क्या है? नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है वो 31 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1949 में। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं ना वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होगा तो बाकी की जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका बनाने क्या था? इसको प्रोटेक्ट करना। मतलब किसी भी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में अगर कोई वॉर होगा, कुछ भी होगा, तो उसको जो है वो बाकी मेंबर्स जो होंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके जो मेंबर्स हैं उनके कुछ नाम बताता हूँ। जैसे नॉर्वे है, लाटविया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है। ठीक है, और मेन कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स हैं ना, जो बिगेस्ट पावर्स हैं, जैसे यूके है, यूएस है। ठीक है, और इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? रशिया की जो बॉर्डर्स कंट्री है ना, जैसे यूक्रेन है या फिर जो फिनलैंड है, नॉर्वे है। ठीक है, जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं ये जो है वो नाटो ज्वाइन करती हैं। ठीक है, मतलब नाटो के लिए अप्लाई करती हैं उसकी मेंबरशिप के लिए। तो रशिया को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, यूएस, ब्रिटेन, ये क्या करेंगी? मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगी। ठीक है, रशिया के बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो रशिया बोलता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हार्म होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाते चलूँगा। ठीक है, द हिंदू जो है वो टफ़ वर्ड यूज़ करता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को इसके आर्टिकल समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैं आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यूट्यूब पर आपको ऐसा सेशन जो है कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो एक नोटबुक लेके बैठना, इसमें साथ साथ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको नोट करते जाना। ठीक है, एक बार आप मेरे से पढ़ लो एक एक लाइन को, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करना। ठीक है, तभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आएगा। अगर आपको इसका टेलीग्राम में मतलब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यार प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा वीडियो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, ट्रिक्स के वीडियो हैं, वर्ड मीनिंग के वीडियो हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या है? ऑन अप्रैल 4 2023 फिनलैंड जॉइन द नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लोग जो है वो पूरा रीड कर लेना। ठीक है, 31 इसकी कंट्रीज़ है, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। रशिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, रशिया को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब उसकी बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं जब वो नाटो ज्वाइन करती हैं, क्योंकि रशिया का मानना है कि इससे हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हार्म होगा। ये जो कंट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, यूएस जो कि राइवल्स हैं रशिया की, यूएस, ब्रिटेन, ये क्या करेंगी? उसके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगी। ठीक है, इसीलिए रशिया जो है वो अपोज करता है। जब उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो है वो नाटो को ज्वाइन करती हैं तो रशिया जो है वो अपोज करता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, मेंबर्स कंट्रीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी बता दी हैं। तो क्या हुआ? अप्रैल 4 2023 को फिनलैंड ने जो है वो नाटो को ज्वाइन किया। ठीक है, और इसका जो है वो 31st मेंबर बन गया। अनडाउटेडली दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट इवेंट given that NATO security guarantees will extend to this country which shares 1340 किलोमीटर बॉर्डर विद रशिया। तो क्या हुआ? जो ये अपना फिनलैंड है इसने जो है वो नाटो को ज्वाइन किया और इसका 31st मेंबर बना। ये जो है एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। ठीक है, गिवन का मतलब क्या होता है? कंसीडर करना। कंसीडरिंग दैट नाटो सिक्योरिटी गारंटीज विल एक्सटेंड टू दिस कंट्री, मतलब इस बात को कंसीडर करना कि जो नाटो है उसकी जो सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऊपर में मैंने बात की ना कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला होगा तो सारी कंट्रीज़ जो है वो एक साथ आएंगी। तो जो सिक्योरिटी गारंटी है
मतलब नाटो की इस कंट्री को जो है वो मिल गई, जो कि 1340 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट इन नाटोज हिस्ट्री वॉज फुल ऑफ सिम्बोलिज्म सिंस नाटो हैड ऑलरेडी स्कोर्ड एन एडिशनल पॉइंट अगेंस्ट रशिया, ठीक है। तो मेन जो नाटो बना है ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ही बना था, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, ताकि सोवियत यूनियन को रोका जाए, ठीक है। तो क्या है, ये जो मूवमेंट थी ना, जब फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया, ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी जो कि फुल ऑफ सिंबोलिज्म थी। सिंबोलिज्म का मतलब होता है चेंज होना या कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सिंस नाटो हैड ऑलरेडी स्कोर्ड एंड एडिशनल पॉइंट अगेंस्ट रशिया, तो नाटो जो है, क्योंकि नाटो जो है उसने एक एडिशनल पॉइंट स्कोर कर दिया, किसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में। तो क्या है, ड्यूरिंग द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी इन ब्रुसल्स द नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस Stoltenberg said Finland is safer and NATO is stronger with Finland as an ally। तो एलाई का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, एलाई का मीनिंग होता है साथी। तो जब फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई ब्रुसेल्स में, ठीक है, किसकी, नाटो की, तो जो नाटो के जो सिक्योरिटी जनरल है ना, स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि फिनलैंड जो है वो सेफर है एंड नाटो इज स्ट्रांगर, और नाटो जो है वो स्ट्रांग हो गया है विद फिनलैंड एज एन एलाई, मतलब फिनलैंड जो उसका साथी बन गया है, उससे जो है वो नाटो जो है वो स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद क्या है, As predicted, Russian authorities have signaled possible countermeasures to the alleged assault on its security and national interest। मतलब जैसी संभावना थी तो रशिया ने जो है वो सिग्नल किया है पॉसिबल काउंटर मेजर। काउंटर मेजर का मतलब होता है किसी, मतलब अपने आप को जो है वो डिफेंड करेगी रशिया, जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, काउंटर मेजर करेगी टू दी एलीग्ड असॉल्ट। एलीग्ड असॉल्ट कौन सा असॉल्ट होता है, असॉल्ट का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, असॉल्ट का मतलब होता है हमला, और एलीग्ड असॉल्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब जो है अभी तक हमला नहीं हुआ है ना, जो अभी तक कोई चीज़ जो है वो प्रूवन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको मतलब हमले की तरह देखा जा रहा है। एलीग्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। तो रशिया ने जो है वो सिग्नल किया है कि वो काउंटर मेजर करेगा, इस काउंटर मेजर करेगा किसके खिलाफ, एलीग्ड असॉल्ट के खिलाफ, मतलब जो अभी तक आरोप लगा हुआ है कि हमला होगा या फिर जो भी होगा, ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, जो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो दे हैव ब्लेम्ड नाटो फॉर एग्रावेटिंग दी टेंशन। एग्रावेटिंग का आप लोग मीनिंग लिख लीजिए, एग्रावेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना और ख़राब करना। तो नाटो ने हालांकि जो है वो क्या किया है, मतलब ब्लेम किया है किसको, एग्रावेटिंग का मतलब होता है ब्लेम करना, या फिर मतलब एग्रावेटिंग का मतलब ब्लेम करना नहीं होता है, एग्रावेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को और ख़राब करना। तो सीधा सीधा रशिया ने बोला है कि नाटो जो है वो क्या कर रहा है, एग्रावेटिंग मतलब बढ़ा रहा है, सीरियस कर रहा है टेंशंस को, ठीक है। दिस डेवलपमेंट मस्ट बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ बोथ फिनलैंड एंड स्वीडन ट्रिगर्ड लार्जली बाय रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, जो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है, इसको हमें किस तरह देखना चाहिए, मतलब ये ऑथर ने लिखा हुआ है, तो ऑथर बोल रहे हैं इसे हमें ऐसे देखना चाहिए एक इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है, एक स्वतंत्र डिसीजन, किसका, फिनलैंड और स्वीडन का, ठीक है। ट्रिगर्ड लार्जली बाय दी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ट्रिगर्ड का मतलब होता है इसका होने का कारण क्या है, जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से जो है वो कंट्रीज़ जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बढ़ा रही हैं, ठीक है। अभी फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया, तो कल को अगर रशिया जो है वो फिनलैंड पे अटैक करेगी तो नाटो के जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इसको हमने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन की तरह देखना चाहिए फिनलैंड और स्वीडन का। अब स्वीडन का नाम इसमें आया क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। जो फिनलैंड और स्वीडन है ना, इन्होंने ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक साथ अप्लाई किया था नाटो की मेंबरशिप के लिए। कब अप्लाई किया था, 2022 में इन दोनों कंट्रीज़ ने एक साथ अप्लाई किया था नाटो की मेंबरशिप के लिए। लेकिन फिनलैंड जो है उसको मेंबरशिप मिल गई है और स्वीडन को अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्वीडन का भी इस्तेमाल, मतलब स्वीडन का भी यूज़ किया कि उसका भी एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है नाटो को ज्वाइन करने का। उसके बाद फिनलैंड इज़ सर्टनली नॉट the first and will not be the last neighbor of Russia to join the alliance। alliance मतलब क्या होता है, जो ग्रुप है। तो फिनलैंड जो है ना वो सडनली, मतलब सटल का मतलब होता है निश्चित तौर पे एक, मतलब पहली कंट्री नहीं है रशिया के नेबर की, मतलब रशिया का जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनमें जो है वो पहली कंट्री नहीं है जिसने नाटो ज्वाइन किया है, ठीक है। बिफोर फिनलैंड्स असेशन का मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ अटेनिंग और गेनिंग एक्सेस टू न्यू ऑफिस, मतलब कोई नई चीज़ को ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं असेशन। तो रशिया मतलब फिनलैंड के असेशन के
पहले क्या हुआ था, मतलब पहले क्या हुआ था, जो कंट्रीज़ हैं सच एज नॉर्वे, नॉर्वे ने तो 1949 में ही ज्वाइन कर लिया था, जो बॉर्डरिंग कंट्री है रशिया की, ठीक है, ये एक फाउंडिंग मेंबर भी थी। उसके बाद क्या है, लाटविया उसने 2004 में किया था, एस्टोनिया उसने 2004 में किया था, उसके बाद पोलैंड है, लिथुनिया है, इन्होंने जो है वो पहले से ही ज्वाइन कर रखा है, बट ऑलरेडी ये पार्ट ऑफ नाटो, और ये भी जो है वो रशिया की कंट्रीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिनलैंड जो है वो पहली कंट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन दिस सिनारियो रशिया नीड्स टू लर्न हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, मतलब दुविधा, कॉम्प्लिकेटेड होना। तो रशिया को जो है ना वो मतलब देखना पड़ेगा कि उसको जो है वो कैसे नेविगेट करना है, कैसे इन ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं, मतलब जो जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो रशिया को देखना पड़ेगा कि उसको जो है वो कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है, ठीक है, विच इट इज़ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसके लिए जो है वो रशिया खुद भी जो है वो जिम्मेदार है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेटेड पास्ट। अब थोड़ा सा हम लोग पास्ट जानेंगे फिनलैंड और रशिया के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये सेशन जो है ना आपका आंसर राइटिंग लिखने में, आपका नॉलेज बढ़ाने में, आप, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने तक इन सेशंस को फॉलो करो, आप जो है वो ज़बरदस्त आपको नॉलेज हो जाएगा, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाओगे, और न्यूज़पेपर किस तरह से रीड करना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, फॉर नियरली 200 ईयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिनलैंड एंड रशिया हैज़ बीन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रगल एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो पिछले 200 सालों से जो रिलेशन है ना रशिया और इसमें फिनलैंड में, ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज़ का, मतलब इससे स्ट्रगल भी है और कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है। इन 1809 द रशियन तसार अलेक्जेंडर आई डिफीटेड स्वीडन, एक्वायर्ड फिनलैंड एंड मेड इट एन ऑटोनॉमस ग्रैंड डची ऑफ द रशियन एम्पायर। तो क्या हुआ था, 1809 में रशिया का जो अलेक्जेंडर था उसने स्वीडन को डिफीट किया, और उसके बाद जो है वो फिनलैंड को एक्वायर कर दिया, उस पर कब्जा कर दिया, और उसको एक ऑटोनॉमस ग्रैंड डची बना दिया। मतलब उस पर जो है वो डच जो है वो डची लोग जो है वो रूल करने लगे। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट, ठीक है। और रशियन एम्पायर के अंदर ये जो था कंट्री जो थी फिनलैंड, वो आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन 1907 द कोलैप्स ऑफ द तसारिस्ट रेजाइम एंड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द फुल इंडिपेंडेंट ऑफ फिनलैंड। लेकिन 1907 में क्या हुआ, कोलैप्स हो गया तसारिस्ट रेजाइम का। रेजाइम का मतलब होता है रूल, तो वहाँ पे जो है वो तसारिस्ट रूल करते थे फिनलैंड में, वो जो था उनका रूल जो था वो ख़त्म हो गया, और जो बोल्शेविक था ना उसने एक रेवोल्यूशन किया, एक आंदोलन किया, जिसकी वजह से क्या है, रास्ता खुल गया फिनलैंड की इंडिपेंडेंस का। पेव्ड द वे मतलब होता है किसी चीज़ का खुलना, रास्ता खुलना, ठीक है। तो क्या हुआ, बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स द फिनीज फेल्ट लेस थ्रेटन्ड बाय द जर्मनी देन बाय रशिया। जो भी 2 वर्ल्ड वार हुए ना, उसके बीच में जो फिनलैंड के जो लोग थे ना, वो कम थ्रेटन्ड हुए, मतलब उनको जर्मनी से कम खतरा था, रशिया से ज़्यादा खतरा हो गया था, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द एरा ऑफ थर्ड रिच। ये थर्ड रिच क्या है मैं आपको बताता हूँ। थर्ड रिच है जब हिटलर रूल कर रहा था जर्मनी को, ठीक है, उसको बोलते हैं एरा ऑफ थर्ड रिच। इस टाइम पे जो है वो मतलब जो हिटलर था वो रूल कर रहा था जर्मनी को, इसको नाजी एरा भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो थे वो नाजी थे, जो हिटलर थे। तो उस टाइम पे भी जो फिनलैंड को जो खतरा था ना, वो रशिया से ज़्यादा था, और जो है वो हिटलर से कम था, जर्मनी से कम था, ठीक है। इन अक्टूबर 1939 स्टालिन प्रपोज्ड ए रिवीजन ऑफ फिनिश रशियन बॉर्डर। ये स्टालिन को था, मैं आपको बता देता हूँ, स्टालिन था रशिया का एक लीडर था। उसने क्या किया, 1939 में जो है प्रपोज किया कि जो फिनिश और रशियन बॉर्डर हैं वो दोबारा से जो है वो उन पे काम होना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको दोबारा बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, देयर पीटर द ग्रेट्स फ्रंटियर हैड बीन लेड आउट इन 1721। तो पीटर जो था ये भी रशिया का ही था, एक लीडर था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो पीटर था ग्रेट फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है एक लाइन बनाना, एक मतलब बॉर्डर बनाना, तो वो बनाया गया 1721 में। लेड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अरेंज करना, ठीक है। तो जब स्टालिन ने बोला कि हम लोग जो है वो फिनलैंड और रशिया के बीच में जो है वो एक बॉर्डर बनाएंगे, तो पीटर द ग्रेट फ्रंटियर बनाया गया, एक बॉर्डर बनाया गया। कहाँ, कौन सी ईस्वी में, 1721 में, ठीक है। ए मंथ लेटर द सोवियत यूनियन अटैक्ड फिनलैंड। लेकिन उसके 1 महीने बाद फिनलैंड ने, सोवियत यूनियन ने क्या किया, मतलब यूएसएसआर ने क्या किया, फिनलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। इम्प्लॉइंग फ्रेडुलेंट प्रीटेक्स्ट। इम्प्लॉइंग का मतलब होता है यूज़ करना किसी चीज़ को, तो उन्होंने क्या यूज़ किया, फ्रेडुलेंट मतलब जो धोखाधड़ी वाले, प्रीटेक्स्ट मतलब होता है बहाने, ठीक है, एंड जस्टिफिकेशन मतलब उन्होंने झूठी जस्टिफिकेशन दी, और झूठे जो है वो मतलब झूठे बहाने बनाए किसके ऊपर, फिनलैंड के ऊपर, जो उन्होंने अटैक किया, ठीक है।
The winter war of 1939 and 1945 lasted 3.5 months. The Finnish lost important portion of their territory but retained their independence. और जो विंटर वॉर चला ना 1939 से 1940 तक, ये लगभग 3-3.5 महीने चला। फिनलैंड जो था उसने अपना इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था उसको लॉस्ट कर दिया अपनी जो कंट्री का, बट रिटेन देयर इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी वो जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी रखने में जो है वो कामयाब हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दी वॉर बिटवीन यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड फिनलैंड रिज्यूम्ड इन 1941। उसके बाद दोबारा जो है वो उनके बीच में जो है वो युद्ध दोबारा स्टार्ट हो गया 1941 में, सपोर्टेड बाय द फिनिश अलायंस विद द थर्ड रिच। इस टाइम पे क्या था, फिनलैंड जो था वो उसको सपोर्ट कर रहा था कौन, थर्ड रिच मैंने आपको बता दिया कौन, हिटलर का जो रूल था, जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी उसको उस टाइम, किसके खिलाफ, यूएसएसआर के साथ। फिनलैंड हैड बीन डिफीटेड बट इट एबल टू अवॉइड एनिमी ऑक्यूपेशन। ठीक है, अवॉइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, तो अवॉइड का मीनिंग भी आप लोग लिख लीजिए। अवॉइड का मीनिंग क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, किसी को बाहर धकेलना, मतलब बाहर धकेलना, आउटवर्ड धकेलना। ठीक है, तो क्या हुआ, फिनलैंड जो थी इसमें भी हार गई जो 1941 में युद्ध हुआ, लेकिन वो क्या है, मतलब उन्होंने क्या किया, एनिमी को बाहर पुश कर दिया, मतलब कब्जा नहीं करने दिया, ऑक्यूपेशन जो थी उसको रोक दिया। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कब्जा। तो इस टाइम पे भी जो है वो यूएसएसआर जो है वो कब्जा नहीं कर पाई फिनलैंड पे। ठीक है, ड्यू टू स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड प्रैग्माटिज्म का आप लोग मीनिंग लिखिए। प्रैग्माटिज्म का मीनिंग होता है क्या करना, थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ए प्रैक्टिकल वे, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो जो स्किलफुल डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीतिक इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी जो राजनीति है उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, और प्रैग्माटिज्म होता है मतलब आपके अंदर स्किलफुल होना प्रैक्टिकल मतलब चीज़ों से डील करने के लिए। ठीक है, ऑफ कुश्ती, जूहो कुश्ती पासकीवी ये कौन थे, फिनिश प्रेसिडेंट थे 1946 से लेकर 1956। तो इनके अंदर जो थे काफ़ी ज़्यादा स्किल थे, इनके स्किल की वजह से और प्रैग्माटिज्म की वजह से, प्रैग्माटिज्म मैंने आपको बता दिया कि स्किल होना प्रैक्टिकल तरीके से किसी चीज़ को डील करने में। फिनलैंड सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो फिनलैंड ने क्या किया, अपने आप को सेव कर लिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब क्या है, जो रशिया में है, जो चाइना में है, डिक्टेटरशिप समझते हो ना, कम्युनिस्ट समझते हो ना आइडियोलॉजी। ठीक है, जो जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप मतलब रूल करती है किस तरह से, चाइना में, रशिया में। ठीक है, तो क्या है जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें होती है। अगर मैं नटशेल में आपको बताऊँ, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, उसके बाद क्या हुआ, इन 1948 द एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस वॉज साइंड बिटवीन द यूएसएसआर एंड फिनलैंड। तो 1948 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ फ्रेंडशिप का, कोऑपरेशन का और म्यूचुअल असिस्टेंस का, किसके बीच में, यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में। The conflicts of interest between the outlining Finland's desire to stay outside the conflicts of interest between the great powers। इसने क्या दिखाया, आउटलाइनिंग का मतलब होता है एक रूपरेखा दिखाना, एक कोई चीज़ को शो करना। तो इसने क्या दिखाया, फिनलैंड की जो डिज़ायर है, जो चाह है, टू स्टे आउटसाइड द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट बिटवीन द ग्रेट पावर्स, मतलब ग्रेट पावर्स के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में या फिर ब्रिटेन के बीच में, उससे जो है वो फिनलैंड जो है वो बाहर रहना चाहता है। इसने हमें ये बताया। ठीक है, ये जो पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, उसने हमें ये बताया। दिस केम टू बी नोन एज फिनलैंड्स न्यूट्रलिटी, और इसको क्या बोला गया, फिनलैंड की न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी साइड ना हो, ठीक है, न्यूट्रल हो। ठीक है, बट वुड चेंज, तो क्या चेंज जो है वो होगा, गिवन दी सर्कमस्टेंसेस। गिवन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, किसी चीज़ को कंसीडर करना। द डिसीजन मेड बाय द फिनलैंड कैन बी व्यूड एज ए रैशनल चॉइस बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज शुड नॉट बी एक्सग्रेटेड अननेसेसरली। मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। तो अभी जो अगला हम लोग सर्कमस्टेंसेस को देखें, कंसीडर करें, ठीक है, कंसीडरिंग दी सर्कमस्टेंसेस मतलब जो अभी कंडीशंस चल रही है। दी डिसीजन मेड बाय दी फिनलैंड कैन बी व्यूड एज ए रैशनल चॉइस। तो फिनलैंड ने जो डिसीजन लिया है ना नाटो को ज्वाइन करने का, उसे हमें किस तरीके से देखना चाहिए, एक रैशनल चॉइस, मतलब एक लॉजिकल चॉइस, जो अच्छी चॉइस है। ठीक है, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज शुड नॉट बी एक्सग्रेटेड अननेसेसरली। एक्साग्रेटेड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को गहरा बनाना या किसी चीज़ को जो है वो सीरियसनेस से देखना, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इसके जो रिजल्ट है ना, मतलब फिनलैंड का नाटो ज्वाइन करने के जो रिजल्ट है ना, उसको हमें ना अननेसेसरली बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल कोऑपरेशन बिटवीन फिनलैंड एंड नाटो बिगन एज अर्ली इन 1994 विद द पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम। क्योंकि जो
फिनलैंड और नाटो का जो रिलेशनशिप है ना, जो कॉपरेशन है, वो स्टार्ट हुआ था 1994 में, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये, विद द पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या है, फिनलैंड हैड द स्टेटस ऑफ एन इनहैंस अपॉर्चुनिटी पार्टनर एंड कंट्रीब्यूटेड इन ए सिग्निफिकेंट मॉडर टू द नाटो लेड ऑपरेशंस इन बाल्कान्स, अफगानिस्तान एंड इराक। तो जो फिनलैंड जो है ना, उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन किया है पहले भी नाटो के साथ, जब ऑपरेशन हुए थे बाल्कान्स में, अफगानिस्तान में, इराक में। तो ऐसा नहीं है कि फिनलैंड जो है वो नाटो से बहुत ज़्यादा अलग था, पहले भी वो कोऑपरेट कर चुका है नाटो के साथ, ठीक है। तो हमें जो है इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना चाहिए। ये किसका कहना है, ऑथर का, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। नोटेबली द फिनिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन का आप लोग मीनिंग लिखिए। कॉन्स्क्रिप्शन का मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट, भर्ती, ठीक है। हैज़ जनरेटेड सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू एक्ट इफेक्टिवली इन ए वॉर सिचुएशन। तो जो फिनलैंड का जो भर्ती का सिस्टम है ना, जो रिक्रूटमेंट करने का सिस्टम है आर्मी में, नेवी में, वो उसको क्या करता है, एक जनरेट करता है सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द आर्मी के लिए, एक सफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, ताकि वो वॉर सिचुएशन में जो है वो इफेक्टिवली लड़ सके, ठीक है। तो इनका भर्ती का सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिनलैंड, एवरी फिनिश सिटीजन इज ऑब्लिगेटेड टू पार्टिसिपेट इन ए नेशनल डिफेंस। ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बाध्य होना, मजबूर होना। तो फिनलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा नेशनल डिफेंस के लिए, ठीक है। वो उनको करना ही करना है, कंपलसरी है उनके लिए, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उनको बाहर, जो मतलब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इवन प्रायर टू इट्स नाटो मेंबरशिप, फिनलैंड हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग टू डिफेंड इटसेल्फ। तो प्रायर का मतलब क्या है, पहले। तो क्या है, इन अदर वर्ड्स, इवन प्रायर टू इट्स नाटो मेंबरशिप, मतलब उसकी नाटो की मेंबरशिप से पहले, फिनलैंड की नाटो की मेंबरशिप से पहले ही फिनलैंड जो था वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को डिफेंड करने के लिए। डिफेंड मतलब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अगेंस्ट पॉसिबल एग्रेशंस, मतलब जो भी अग्रेशंस हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द मेन रैशनल बिहाइंड फिनलैंड्स डिसीजन हैज़ बीन टू रिसीव एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम नाटो। रैशनल का मतलब आप लोग लिख लीजिए, ये दूसरा रैशनल है, इसके लास्ट में जो है वो ई का इस्तेमाल हुआ है। ये जो रैशनल है इसका मीनिंग होता है तर्क। तो मेन जो तर्क या फिर कारण, तो मेन कारण क्या है फिनलैंड का नाटो को ज्वाइन करने का, ताकि जो वो क्या है, एक एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी जो है वो नाटो से ले सके। मैंने आपको बता दिया, अगर फिनलैंड पे कल को अटैक होगा तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किसको, फिनलैंड को, ठीक है। तो उनका मेन पर्पस यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी ले सकें, ठीक है। विच आर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 5 ऑफ नाटोज फाउंडिंग ट्रीटी। ये जो लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री के ऊपर अगर हमला होगा तो नाटो के मेंबरशिप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये आर्टिकल 5 है ना जो नाटो ट्रीटी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। It binds the members together, committing them to protect each other and setting a spirit of solidarity within the alliance. Alliance मतलब ग्रुप, साथी, ठीक है। तो क्या है, ये जो आर्टिकल है वो बाइंड करता है जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कंट्रीज हैं, उनको एक साथ, ठीक है, कमिटिंग देम टू प्रोटेक्ट ईच अदर। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिट करता है। एंड सेटिंग ए स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी मतलब एक मजबूती का स्पिरिट बनाता है, ठीक है, विद इन दी अलायंस, ठीक है। ऑन April 4, मिस्टर स्टोल्टनबर्ग वंस अगेन रीट्रीटेड दैट व्हाट वी स्टैंड टुगेदर वी प्रोटेक्ट एंड डिफेंड ईच अदर, ठीक है, फॉर ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। तो जो इसके जो चेयरमैन है स्टोल्टनबर्ग, किसके, नाटो के, उन्होंने रीट्रीटेड का मतलब होता है दोहराना। ये भी आप लोग लिख लीजिए, जो मेरे रेगुलर सेशंस फॉलो करता होगा उनको ये वर्ड मीनिंग पहले से ही आती होंगे, ठीक है, क्योंकि द हिंदू रैपिडेटली इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करता है। तो अगर आप 1-2 महीना भी इन सेशंस को फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अप्रैल 4 को भी जो है, जो उसके चेयरमैन है स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने दोहराया कि हम लोग जो है वो एक साथ स्टैंड करते हैं, हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, मतलब हम सारे जो हैं वो एक कंट्री के लिए हैं और एक कंट्री जो है वो सबके लिए है, ठीक है, नाटो में, ठीक है। इन दिस सेंस फिनलैंड्स नाटो मेंबरशिप कैन बी व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ कन्वेंशनल डेटरेंस। तो हमें जो है वो फिनलैंड की जो नाटो की मेंबरशिप है ना, उसे, प्रिज्म का मतलब होता है चश्मा, उसको किस तरीके से देखना चाहिए, कन्वेंशनल डेटरेंस के थ्रू के चश्मे के थ्रू देखना चाहिए। अब ये कन्वेंशनल डेटरेंस क्या है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बैक इन 1983 प्रोफेसर जॉन मिशरम, ठीक है,
sorry, Mearsham described this concept as an attempt to persuade an adversary not to initiate a war because the expected cost and risk outweigh the anticipated benefits। तो ये जो टर्म है इसको प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया था, इसको क्या बोला था, ये क्या है, दिस कंसेप्ट एज एन अटेम्प्ट टू परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी चीज़ को मनवाना या कन्विंस करना, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो क्या है, एक अटेम्प्ट है टू परसुएट एंड एडवर्सरी। एडवर्सरी का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, एडवर्सरी का मीनिंग होता है राइवल, जो दुश्मन है, अपोजिशन है, उसको यकीन दिलाना, उसको मनाना कि नॉट टू इनिशिएट वॉर, कि युद्ध को स्टार्ट मत करो, बिकॉज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस होगा और इसके जो रिस्क होंगे ना, आउटवे द एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स। आउटवे का मतलब होता है किसी चीज़ से ज़्यादा होना, ठीक है। तो मतलब इसके जो नुकसान हैं वो ज़्यादा होंगे फ़ायदों से, ठीक है। किसके लिए, जो वॉर स्टार्ट करेगा, इस टर्म का ये मतलब है, ठीक है। एक कॉशियस वे फॉरवर्ड, कॉशियस का मतलब क्या होता है, सतर्क, केयरफुल, ठीक है। तो आगे के लिए जो है वो अच्छा रास्ता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आथर ने क्या लिखा हुआ है, नाटो एंड रशिया शुड सर्च फॉर वेज आउट ऑफ द कॉन्स्टेंट साइकिलिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स एंड इम्पोजिंग काउंटर मेजर्स। तो नाटो और रशिया को क्या करना चाहिए, नाटो में पता है आपको यूएस भी है, यूके भी है, जो दुश्मन माने जाते हैं रशिया के। तो नाटो को और रशिया को क्या करना चाहिए, टू शुड सर्च फॉर वेज आउट ऑफ द कॉन्स्टेंट साइकिलिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स एंड इम्पोजिंग काउंटर मेजर्स। उनको कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक मतलब कि इस चीज़ से निकलने का, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टेंट साइकिलिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर, यानी मतलब एक दूसरे के ऊपर काउंटर मेजर डालना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए युद्ध करना, या मतलब एक दूसरे को जो है वो गाली निकालना या अपोज करना, ठीक है। इसका जो है उनको रास्ता निकालना चाहिए और उनको जो है वो एक साथ आने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डिकेड ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा हैज़ बीन अनफोल्डिंग वेयर बाय रशिया एंड द बेस्ट हैव बीन इनहेंसिंग देयर सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग ए मोर प्रीकेरियस इन्वायरमेंट ऑल टुगेदर। तो इस जो ये जो डिकेड चला है ना पिछला 2000 सॉरी ये वाला जो डिकेड है, डिकेड होता है मतलब जो 10 साल का पीरियड है, ये क्लासिक एग्जांपल है सिक्योरिटी डायलेमा की। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी की डायलेमा की, दुविधा की, ये एक क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है, हैज़ बीन अनफोल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक जो सिक्योरिटी डायलेमा है ना वो हमारे सामने, अनफोल्डिंग का मतलब होता है सामने आना, अनकवर होना, वो क्या है, सामने आ रहा है, सिक्योरिटी की जो समस्या है वो सामने आ रही है। बियर बाय रशिया एंड दी बेस्ट हैव बीन इनहेंसिंग दियर सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग ए मोर प्रिकेरियस इन्वायरमेंट। प्रिकेरियस का मीनिंग लिखिए, प्रिकेरियस का मीनिंग होता है डाउटफुल, सस्पेक्टेड। तो इस एरा में क्या हो रहा है, जो रशिया है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, और एक प्रिकेरियस इन्वायरमेंट मतलब एक सस्पेक्टेड इन्वायरमेंट, एक डेंजरस इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। गिवन द राइजिंग टेंशन, गिवन का मतलब मैंने पहले बता दिया, कंसीडर करना। तो कंसीडरिंग द राइजिंग टेंशंस बोथ रशिया एंड नाटो शुड एक्सरसाइज कॉशियस बिहेवियर बिस आ बिस दी अदर। बिस आ मिस मतलब होता है इन रिलेशन, मतलब किसी के संबंध में, ठीक है। तो टेंशन्स को देखते हुए रशिया और यूक्रेन को जो है वो क्या करना चाहिए, कॉशियस बिहेवियर मतलब एक केयरफुल बिहेवियर जो है वो अपनाना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो एक अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। शॉर्टली आफ्टर द अलायंस वेलकम द न्यू मेंबर द रशियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस इट्स कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो जैसे ही मतलब नाटो, फिनलैंड जो है वो नाटो की मेंबर हुई तो रशिया ने जो है वो चिंता जिताई किसके ऊपर, अवर पोटेंशियल वेपन सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, विच कुड बी डिप्लॉयड राइट नेक्स्ट टू इट्स बॉर्डर। तो किसके ऊपर उन्होंने चिंता जताई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब वेपन्स हैं, जो एक्साइजेज हैं उसके बॉर्डर्स के ऊपर होगी, ठीक है। किसके द्वारा होंगी, यूएस के द्वारा, नाटो मेंबर्स के द्वारा, उसके ऊपर जो रशिया ने जो है वो चिंता जताई। इसीलिए जो है वो रशिया बार बार अपोज करता है, बोलता है कि उसकी सिक्योरिटी को जो है वो हार्म होगा, ठीक है। It would be safe to assume that neither Finland nor Russia would wish to see an escalation in their relations। तो ये मतलब एज्यूम करना, ये मानना कि ना तो फिनलैंड और ना ही रशिया जो है वो एस्कलेशन चाहता है। एस्कलेशन मतलब होता है सीरियसनेस, कोई टेंशन को मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो है वो टेंशन्स को देखना नहीं चाहता है, ठीक है, एक दूसरे के रिलेशन में। ये एज्यूम करना जो है वो सेफ होगा, सही होगा, ठीक है। ये किसका मानना है, आथर का मानना, मतलब ये चीज़ को मानना कि रशिया और फिनलैंड जो है, मतलब रशिया और जो नाटो है इनके बीच में जो है वो टेंशन्स नहीं होंगी, दोनों जो है वो मतलब एस्कलेशन नहीं देखना चाहते हैं, ये एक मानना जो है वो सही होगा। The newly elected center-right government in Finland should not exaggerate the potential threats from Russia but engage in bilateral dialogue। तो जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना फिनलैंड में, उसको जो है एक्सैगरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और गहरा करना, उसको जो है ना
जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं रशिया से, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए और बायलैटरल मतलब जो डायलॉग है, बातचीत है, उसको जो है वो अपनाना चाहिए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी अदर सिक्योरिटी कंसर्न, एक दूसरे की सिक्योरिटी की जो चिंता है, कंसर्न है, उसको देखना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एट लीस्ट सम नाटो मेंबर्स हु वुड बी विलिंग टू रिलाई ऑन द डिप्लोमेटिक टूल्स एंड लोअर्स द टेम्परेचर। मतलब ऐसी कुछ नाटो कंट्रीज तो कम से कम होनी चाहिए जो क्या करें, वुड बी विलिंग का मतलब होता है चाहना, टू रिलाई मोर ऑन डिप्लोमेटिक टूल्स, मतलब जो है वो जो बातचीत पे विश्वास करें, जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक टूल है उन पे विश्वास करें। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और जो टेंशन है, लोअर्स द टेम्परेचर का मतलब है टेंशन को कम करना, ठीक है। तो और टेंशन को जो है वो कम करे, ऐसी कुछ कंट्रीज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल यार, अगर अच्छा लगा है, ठीक है, एक एक लाइन को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ यार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो आपको पढ़ा लिया, अब आपको इसको खुद रीड करना है, तो अब मैं आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वहाँ आपको मेरा PDF जो है वो डेली मिल जाएगा। मेरा जो PDF होगा ना, उसको मैंने खुद बनाया है, बनाऊंगा मैं, ठीक है, कल से। आज तो आपको पेपर फॉर्म में मिलेगा, कल से मैं उसको खुद बनाऊंगा। उस पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनको भी मैं हाईलाइट करके आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करके दे दूंगा, ठीक है। तो मेहनत लगता है यार, जिसको भी अच्छा लगा कमेंट कर देना, फीडबैक दे देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल। ओके बाय, जय हिंद।